Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice some questions based on sentence rearrangement. आज हम sentence rearrangement जिनको PQRS पैराजंबल्स में कहते हैं उन पर बेस कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जहाँ S1 और S6 फिक्स्ड है, फर्स्ट सेंटेंस लास्ट सेंटेंस फिक्स्ड है, आपको मिडिल सेंटेंसेस को अरेंज करना है। बच्चों को प्रॉब्लम होती है अरेंज करने में, तो आज हम इनको ट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, S1 और S6 फिक्स्ड है। सबसे पहले S1 और S6 लिखें और फिर PQRS आपको अरेंज करना है। S1 फर्स्ट सेंटेंस है, S6 लास्ट सेंटेंस। मिडिल सेंटेंसेस PQRS को हमें अरेंज करना है। 4 ऑप्शंस है, तो आप ट्राई कीजिए क्या आंसर होगा और फिर हम डिस्कस करते हैं। चलिए बनाते हैं। S1 हमें गिवन है, लैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। PQRS अरेंज करना है, S6 भी आपको गिवन है, तो लैंड के बारे में है ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट। या तो हमारा आंसर क्यू से स्टार्ट होगा या एस से, क्योंकि सारे ऑप्शंस में या तो क्यू से स्टार्ट हो रहा है या एस से। पहले हम देखते हैं कि एस से स्टार्ट हो सकता है या नहीं। पहले आएगा लैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, क्या उसके बाद ऐसा आ सकता है। In consequence to all of this, careful planning of land assumes the utmost significance. In consequence to all of this, मतलब इन सबके परिणाम स्वरूप। तो all of this मतलब पहले किन चीजों की बात की होगी, फिर कहेंगे ना कि इनके कॉन्सिक्वेंस, इन कॉन्सिक्वेंस टू ऑल ऑफ दिस, इन सबके परिणाम स्वरूप। मतलब पहले हमने बहुत सारी चीजों की बात की है, इनके लिए आया है इन कॉन्सिक्वेंस टू ऑल ऑफ दिस, इन चीजों के लिए आया होगा जिनकी हमने आगे पहले बात की होगी। तो हमारा सेंटेंस ऐसे स्टार्ट नहीं हो सकता, ऐसे आंसर स्टार्ट नहीं हो सकता कि कॉन्सिक्वेंस टू ऑल ऑफ दिस किन चीजों के लिए आया, इन सबके परिणाम स्वरूप। मतलब पहले भी चीजों की बात की होगी, तो एस से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो एस वाले ऑप्शन हटा दिए, हमारा आंसर क्यू से ही स्टार्ट होगा, या तो क्यू आर पी एस या क्यू पी एस आर। अब देखते हैं क्या क्यू और पी एस आंसर हो सकता है। लैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। फिर क्यू में बताते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड लैंड सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। फिर इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में ही बताया हुआ है कि सारे वर्ल्ड में लैंड सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, कि लैंड की इंपॉर्टेंस बताई हुई है। फिर आर, हेंस लैंड इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर ऑल नेशन। तो लैंड सभी नेशंस के लिए जरूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस का हमने पहले बताया हुआ है क्यू सेंटेंस में। फिर पी में बताया है, इट इज देयरफॉर एन इम्पॉर्टेंट एसेट, इसलिए एक इम्पॉर्टेंट एसेट है, दैट नीड्स टू बी यूज विद केयर एंड कंसर्न बिकॉज इट इज फाइनाइट इन नेचर। फाइनाइट मतलब लिमिटेड है, तो इसको केयर और कंसर्न से यूज करना जरूरी है। In consequence to all of this, careful planning of land assumes the utmost significance. Careful planning करना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर S6 आएगा, India has a vast land mass, but it is important to ensure careful planning in the utilization of its land resources. यही हमारा आंसर होगा, QRPS। QRPS, ठीक है। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है जैसे QPSR क्यों नहीं हो सकता आंसर, तो अब ये देखो, QPSR QRPS एस पे एंड हो रहा है। एस में लिखा है, इन कॉन्सिक्वेंस टू ऑल ऑफ दिस केयरफुल प्लानिंग ऑफ लैंड एज्यूम्स द अटमोस्ट सिग्निफिकेंस। और लास्ट सेंटेंस जो हमारा S6 है, उसमें भी केयरफुल प्लानिंग के बारे में बात की हुई है, तो ये रिलेट हो गया S6 से, तो हमारा एस ही लास्ट सेंटेंस होगा। तो आंसर होगा यहाँ QRPS। QRPS, QRPS। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको अरेंज करने का ट्राई करो, फिर हम आंसर डिस्कस।
देखते हैं, चलिए इसका आंसर देखते हैं। द सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स नॉन एज द विंध्यन माउंटेन्स ऑक्यूपाई लार्ज बेसिन एक्सटेंडिंग फ्रॉम चित्तौड़गढ़ इन द वेस्ट टू ससाराम एंड देहरी ऑन सोने इन द ईस्ट। तो यहाँ सेंट्रल इंडियन आइलैंड्स, यहाँ पे विंध्यन माउंटेन्स के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो माउंटेन रेंजेस के बारे में है ये सेंटेंस अरेंजमेंट, थोड़ा ज्योग्राफी की बात कर रहा है। तो क्या आंसर होगा इसका? वी आर एस क्यू, क्यू पी आर एस, एस पी क्यू आर, पी क्यू एस आर। चलिए S1 में हमें बताया गया सेंट्रल इंडियन आइलैंड्स विंध्यन माउंटेन्स के बारे में और उसकी रेंज बताई गई है। फिर अब देखो पी में, वन ब्रांच ऑफ द बेसिन एक्सटेंड्स फ्रॉम ससाराम टू होशंगाबाद। तो एक ब्रांच की बात की जा रही है जो एक्सटेंड करती है ससाराम से होशंगाबाद तक, इस ब्रांच की बात की गई है। फिर आर में लिखा है दिस ब्रांच ऑफ द बेसिन, दिस ब्रांच, ये वाली ब्रांच। तो दिस ब्रांच ये इसी ब्रांच के लिए आया है जो ससाराम से होशंगाबाद तक एक्सटेंड करती है, इसी ब्रांच के लिए दिस ब्रांच लिखा हुआ है। दिस ब्रांच ऑफ द बेसिन occupies a large continuous area stretching over 1 lakh square millimeters from Chambal to Soने। तो दिस ब्रांच जो है ये इसी ब्रांच की बात की जा रही है जो ससाराम से होशंगाबाद तक एक्सटेंड कर रही है। तो पी के बाद ही आर आएगा। दिस ब्रांच हम इस ब्रांच के लिए ही यूज कर रहे हैं, पी और आर साथ साथ आएंगे। पी के बाद आर आएगा, पी के बाद आर आएगा। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखो तो पी आर एस क्यू, पी के बाद आ रहा है, ठीक है। क्यू पी एस सर यहाँ भी पी के बाद आ रहा है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे एस पी क्यू आर, पी और आर पी के बाद आ रहा है, लेकिन पी और आर दूर दूर है, गैप है। तो यहाँ भी पी और आर में गैप है, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। या तो पी आर एस क्यू या क्यू पी आर एस। क्या आंसर होगा? पहले में S1 में इंट्रोड्यूस किया गया सेंट्रल आइलैंड्स के बारे में बताया गया। फिर अगर हमारा आंसर या तो पी आर एस क्यू होगा या क्यू पी आर एस। पी आर हमने देख लिया, साथ साथ आएंगे। यहाँ पे देखो S6 देखिए। द पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड द कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश आर वेल नोन फॉर डायमंड प्रोडक्शन। यहाँ बात की जा रही है डायमंड की, डायमंड प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। और अगर हम क्यू सेंटेंस देखें, क्यू सेंटेंस, इन सम ऑफ द एक्सपोजर्स ऑफ विंध्यन सिस्टम्स आर फाउंड डायमंड। डायमंड, तो ये डायमंड की बात कर रहे हैं। S6 में भी डायमंड की बात कर रहे हैं, तो दोनों रिलेट हो रहे हैं। क्यू के बाद होना चाहिए S6, क्यू के बाद S6, के दोनों डायमंड प्रोडक्शन, डायमंड्स की बात करें तो दोनों रिलेट हो रहे हैं। तो क्यू के बाद हमारा लास्ट जो S6 ऑलरेडी फिक्स है वो क्यू के बाद आना चाहिए। तो यहाँ पे क्यू के बाद आएगा फर्स्ट ऑप्शन पी आर एस क्यू, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पी आर एस क्यू। पी आर एस क्यू, क्यू पी आर एस क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे एस से एंड हो रहा है। सेवरल आइसोलेटेड एक्सपोजर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक अकर इन बस्टर्ड एरिया ऑफ छत्तीसगढ़, और उसके बाद बात कर रहे हैं डायमंड प्रोडक्शन की, तो ये रिलेट नहीं हो रहे, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये दोनों पहले ही हट गए थे, ये आंसर पी आर एस क्यू, पी आर एस क्यू। नेक्स्ट देखिए, यहाँ ड्राउट के बारे में है, ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट। S1 S6 फिक्स्ड है या पी क्यू आर एस अरेंज करना है। आर एस भी देख,
चलिए देखते हैं। S1 फिक्स्ड है, S6 फिक्स्ड है। Drought is a continuous and lengthy period during which no significant rainfall is recorded during the rainy season. Drought मतलब सूखा, वो पीरियड होता है, वो समय होता है जहाँ पे बरसात के मौसम में भी, रेनी सीजन में भी बरसात नहीं होती, वर्षा नहीं होती, उसे कहते हैं सूखा पड़ना या ड्राउट। तो ड्राउट हमारा सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए आर में लिखा है, इन इंडिया द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज डिफाइंड ड्राउट एज अ पीरियड ऑफ at least 22 consecutive days and none of which is there more than 0.25 mm of rainfall। तो यहाँ एक डेफिनेशन दी हुई है, एक डेफिनेशन दी हुई है कि ड्राउट की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब ड्राउट की डेफिनेशन क्या है, इसको डिफाइन किया गया, एक डेफिनेशन दी है। तो क्या कहीं डेफिनेशन की बात की जा रही है PQRS में? देखो P में लिखा है, दिस डेफिनेशन however does not apply, ठीक, दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन की ही बात की जा रही है जो आर में दी हुई है, जो आर में डेफिनेशन दी हुई है उसी डेफिनेशन के लिए लिखा है दिस डेफिनेशन। तो आर के बाद भी आएगा, आर के बाद भी आएगा। ये इस दिस डेफिनेशन, हमने उसी डेफिनेशन की बात की हुई है जो हमें आर सेंटेंस पे गिवन है, जो हमें ड्राउट को डिफाइन किया गया है। तो आर के बाद पी, यहाँ पे पी के बाद आ रहा है, हट जाएगा, यहाँ पी के बाद आ रहा है, ये हट जाएगा, यहाँ भी आर के बाद पी। तो ये तो ऑप्शन हमारे पास रह गए, QRPS या RPQS। ठीक है, अगर आप क्यू से स्टार्ट करें, पहले ड्राउट के बारे में S1 में बताया, ड्राउट इज अ कंटिन्यूअस पीरियड ड्यूरिंग विच नो रेनफॉल इज रिकॉर्डेड। फिर क्यू, इन जनरल द एरियाज रिकॉर्डिंग लेस देन 60 centimeter of rainfall annually and in which the variability of rainfall is more than 20% are the drought prone areas in India। यहाँ बात कर रहे हैं सीधा ड्राउट प्रोन एरियाज के बारे में। फिर डेफिनेशन की बात कर रहा है, ये क्या डिफाइन किया, फिर आर के बाद पी है, और लास्ट में यहाँ दिया है एस, एरियाज वेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल वेरीज बिटवीन 20 to 60% आर द क्रॉनिक ड्राउट प्रोन एरियाज। और S6 में कह रहा है, इन इंडिया ड्राउट्स आर मोर फ्रिक्वेंट इन एरियाज वेयर द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 60 सेंटीमीटर एंड वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इज ओवर 20%। तो सेंस से लॉजिक नहीं दे रहा, तो हम इससे देखते हैं, हमारा आंसर स्टार्ट होगा आर से, RPQS। RPQS में आर में पहले डिफाइन किया गया है ड्राउट क्या होता है, फिर पी में दिस डेफिनेशन, उसी डेफिनेशन को एक्सटेंड किया गया है कि यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होती। फिर बात की गई है क्यू में, इन जनरल द एरियाज रिकॉर्डिंग लेस देन 60 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एंड विन विच द वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इज मोर देन 20%, वो ड्राउट प्रोन एरियाज हैं इंडिया में। और फिर एस में बात की हुई है, एरियाज वेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल varies between 20 to 60% are the chronic drought prone areas। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, RPQS, RPQS पहले डेफिनेशन की बात करेंगे, क्या डिफाइन किया गया ड्राउट पे, फिर इस डेफिनेशन को एक्सटेंड किया गया, फिर जनरल लेवल पे बात की गई है, और फिर एरिया की बात की गई है, वेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल वेरीज बिटवीन 20 to 60% ड्राउट प्रोन एरियाज। In India, droughts are more frequent in areas where the average annual rainfall is less than 60 centimeter and the variability of rainfall is 20%। तो ये हमारा आंसर होगा RPQS। ठीक है, चलिए नेक्स्ट से इसको ट्राई करो, फिर हम इसका आंसर देखते हैं। S1, the definition of large farmers extends differs from state to state in India। डेफिनेशन जो है लार्ज फार्मर्स की, वो हर स्टेट में डिफर है, हर राज्य वो डिफरेंट है, अलग है। बात क्या आना चाहिए आंसर, फिर देखो आर में थोड़ा एक्सप्लेन किया गया डेफिनेशन के बारे में, दिस डेफिनेशन ऑफ लार्ज फार्मर्स डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट इन इंडिया। हर राज्य में लार्ज फार्मर की जो डेफिनेशन है ना, वो हर राज्य में भिन्न है, अलग है। और फिर बात की है आर में, फॉर एग्जाम्पल इसी बात को आगे समझाया गया, अ फार्मर हैविंग 10 acres
In Kerala is a large farmer, while in Rajasthan, Punjab and Haryana he falls under the category of small or medium farmer. जैसे किसी फार्मर के पास 10 एकड़ ऑफ लैंड है तो केरला में इसे लार्ज फार्मर माना जाएगा, लेकिन पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में वो स्मॉल या मीडियम फार्मर की कैटेगरी में आएगा। तो हमारा फर्स्ट आर से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि S1 ने बात की हुई है डेफिनेशन की, लार्ज फार्मर की डेफिनेशन हर स्टेट में अलग है, और फिर इसी को ही थोड़ा समझाया गया, उसके आगे एक्सप्लेन किया गया। इट दिस फॉर एग्जाम्पल इसी डेफिनेशन के बारे में आगे एक्सप्लेन किया गया। जैसे 10 एकड़ लैंड केरला में किसी के पास है तो उसे लार्ज फार्मर मानेंगे, लेकिन पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में अगर किसी के पास इतना लैंड है तो उसको स्मॉल या मीडियम फार्मर माना जाएगा। तो आर से स्टार्ट होगा, ठीक है। आर से हमारा एक ही स्टार्ट हो रहा है, RSPQ, यही आंसर। RSPQ एक बार देख लेते हैं इसे। द डेफिनेशन ऑफ लार्ज फार्मर्स डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर हैविंग 10 acres in Kerala is a large farmer, while in Rajasthan, Punjab and Haryana, he falls under the category of small or medium farmer. All the studies conducted in the areas where Green Revolution is a success show that the large farmers have been the main gainers of the package program. फिर इसके बाद Q. In the initial phases of the Green Revolution, the large farmers were able to adopt high-yielding variety seeds. The new varieties increased their savings both to buy machinery that can displace labor and to purchase more land. ठीक है, तो ये आंसर होगा RSPQ। RSPQ। नेक्स्ट देखिए, इसको ट्राई कीजिए, सॉल्व करना, फिर देखते हैं आंसर। चलो देखो, S1, the Great Depression was a period of unemployment, low profits, low prices of goods, high poverty, and a standstill trade market that affected the entire वर्ल्ड। तो बात की जा रही है ग्रेट डिप्रेशन के बारे में, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट थी, प्रॉफिट्स कम थे, प्राइसेस जो के गिर गए थे, तो ये सब के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। S1 फिक्स्ड है हमारा। उसके बाद क्या आना चाहिए, देखो या तो आपका आंसर S से स्टार्ट हो रहा है या P से। तो क्या S से स्टार्ट हो सकता है, देखो, द डिप्रेशन एंडेड इन 1935 दैट लेड टू मेजर पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स। तो एंड खत्म हो गया 1935 में, तो क्या एंड से स्टार्ट कर देंगे, पहले कभी शुरू हुआ होगा फिर एंड हुआ होगा। अगर आप सेंटेंस भी देखो, इट बिगेन अराउंड 1929 एंड लास्टेड टिल द मिड 30s, मतलब 1935 तक रहा और शुरू हुआ 1929 में। तो अगर हम ऐसे स्टार्ट करें तो डिप्रेशन एंडेड इन 1935, ये 1935 में ख़त्म हो गया था, तो पहले तो हम उसकी शुरुआत के बारे में बताएंगे, चीज़ों के बारे में बताएंगे, फिर एंड की बात करेंगे, ठीक है। पहले एकदम से दी एंड थोड़ी कर देंगे मूवी का, पहले तो थोड़ा उसके बारे में बताया जाएगा ना, तो ये एंड होने से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो SQPR और SQRP एस वाले ऑप्शन हमने हटा दिए। तो आपका आंसर या तो Q से स्टार्ट होगा या P से। देखिए Q से स्टार्ट होगा या P से। अगर P से स्टार्ट करूँ तो P में बता रहे हैं बिगिन अराउंड 1929 एंड लास्टेड टिल 1930s की एकदम शुरू हुआ, कब से कब तक रहा। फिर R में बताया गया वर्क हिट सेक्टर्स में किस किस सेक्टर्स को इफेक्ट किया। Though the stock market crash of 1929 did not cause the depression, it certainly increased the difficulty of recovery. ठीक है, हमने आर में बात कर दी कि कौन कौन से सेक्टर इफेक्ट हुए, कब डिप्रेशन शुरू हुआ, कौन कौन से सेक्टर इफेक्ट हुए, और फिर कह रहे हैं कि इस वजह से हुआ था डिप्रेशन। तो पहले हमें कॉज बताना पड़ेगा। ये हमारा आंसर क्यू से स्टार्ट होगा, क्यू और एस। क्यों, क्योंकि S1 में बात की गई है ग्रेट डिप्रेशन के बारे में, उस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट थी, लो प्रॉफिट थे, लो प्राइसेस थे, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। फिर कॉज बताया गया डिप्रेशन क्यों हुआ था। दो द स्टॉक मार्केट क्रैश, स्टॉक मार्केट क्रैश की वजह से 1929 में जो स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया
उस वजह से डिप्रेशन नहीं हुआ, सडनली इंक्रीज द डिफिकल्टी ऑफ रिकवरी। तो यहाँ पे एक तरह से कॉज बनाया गया कि इस वजह से जो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था 1929 में, उसमें से रिकवरी होना, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया तो रिकवरी होना मुश्किल हो गया था, डिफिकल्ट हो गया था। फिर उसके बाद इट बिगेन अराउंड 1929, लास्टेड टिल 1930। फिर डिप्रेशन हुआ जो कि 1929 में शुरू हुआ और 1930 तक रहा। पहले हमें कॉज बताना होगा कि स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, जिससे रिकवरी होना मुश्किल हो गया, फिर डिप्रेशन हो गया 1929 में, मिड 1930s तक रहा। फिर आर में बताया तो वर्स्ट हिट सेक्टर्स, फिर क्या हुआ डिप्रेशन में, ये वाली सेक्टर्स इफेक्ट हुए, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड लॉगिंग। फिर लास्ट में बताएंगे ना एंड के बारे में, द डिप्रेशन ended in 1935 led to major political initiatives. Or S6, most notably among this was the New Deal, which involved large-scale federal relief program, aid to agriculture, support for labor unions, etc. कि पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स हुए और S6 में पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स की बात भी की जा रही है, न्यू डील, फेडरल प्रोग्राम्स। तो ये आंसर होगा क्यू आर पीएस। बहुत तुमको लगेगा कि पी से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर आप क्यों देखो तो उसमें 1929 की बात की जा रही है, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, उसके बाद डिप्रेशन स्टार्ट हुआ 1929 में। ठीक है, तो क्यू आर पी एस आंसर, क्यू आर पी एस। नेक्स्ट देखिए, ये वाला ट्राई कीजिए लास्ट, S1 X6 अगेन फिक्स्ड, ठीक है। चलिए देखिए, S1 रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर सस्टेनेंस एज वेल एज फॉर डेवलपमेंट। सस्टेनेंस के लिए और डेवलपमेंट के लिए सोर्सेज एसेंशियल हैं, ज़रूरी है। तो S1 हमारा फिक्स्ड है, क्यू से स्टार्ट होगा, पी से या एस से, इससे स्टार्ट होगा आंसर। देखो आर में क्या लिखा, सच डिप्लीशन हैज सोशो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। इसी डिप्लीशन के इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, प्रभाव होते हैं। और क्यू में कहा गया दिस कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी टैकल्ड, कि इन कॉन्सिक्वेंसेस को टैकल कर सकते हैं। तो आर के बाद ही क्यू आएगा, आर के बाद क्यू आएगा, यहाँ तो आर क्यू आर से पहले है तो ये नहीं होगा, यहाँ भी क्यू आर से पहले है, ये नहीं होगा, ये भी क्यू आर से पहले है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस। और अगर आप ऐसे भी बना सकते थे इसे, ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड अनप्लान्ड कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट आर लीडिंग टू देयर